Z has to remit US dollar 1 lakh for her daughter's education on 4th अप्रैल 2022। तो Z है जिसको कि 1 लाख जो US डॉलर है वो देने हैं अपने बेटी की एडमिशन के लिए, और ये देना कब है? 4 अप्रैल को इसको देना है। इसलिए वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लेता है बैंक के साथ। बैंक माने डीलर, डीलर के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लेता है 4 जनवरी को ही। तो मतलब ये कितने मंथ का ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? ये देखो 4 जनवरी को इसने कर लिया और इसको पे करना है 4 अप्रैल को, यानी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 3 महीना का इसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इसको पे करना मतलब इसको चाहिए होगा, यानी डीलर का क्या, डीलर का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? डीलर का कॉन्ट्रैक्ट होगा 3 मंथ फॉरवर्ड का सेल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे रेट भी दे रखी है, तो एट $1 इक्वल टू 73.8775। अब देखो यहाँ पे रेट दे रखी है, तो हम इस रेट को क्या मानेंगे? इस रेट को हम मानेंगे फाइनल रेट है ना। क्यों? क्योंकि हम अपने तरफ से जो स्पॉट जो रेट फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट दे रखी है उससे हम रेट नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ पे रेट ऑलरेडी जो डीलर और जो कस्टमर है इन दोनों ने म्यूचुअल एग्री इस रेट पे हो रखे हैं, मतलब इसमें ऑलरेडी एक्सचेंज मार्जिन इंक्लूडेड है। तो जब भी फाइनल रेट दिया रहता है तो हम ये मानते हैं कि इसमें एक्सचेंज मार्जिन इंक्लूडेड है, और हम एक्सचेंज मार्जिन को इसमें एडिशनली जो है चार्ज नहीं करते हैं इस रेट में। तो ये हमारी फाइनल रेट हो गई। तो कस्टमर के साथ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? 3 मंथ फॉरवर्ड सेल एट द रेट $1 इक्वल टू 73.8775। द बैंक हैज़ कवर्ड इट्स पोजीशन इन द मार्केट एट द रेट 73.7575। अब बैंक भी तो सोचेगा ना, बैंक ने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है, तो बैंक को कहीं ना कहीं से फॉरेन एक्सचेंज का जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना, तभी तो ये कस्टमर को देगा। क्योंकि डीलर के पास तो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ नहीं रहता है, डीलर तो सिर्फ बिचौलिया, वो क्या करता है यहाँ से लेता है वहाँ को देता है। अब कस्टमर के साथ अगर उसको सेल का कॉन्ट्रैक्ट करना, तो उसने मार्केट के साथ भी, तो मार्केट में जो डीलर बैठा हुआ उसके साथ भी तो उसने कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना बाय का। तो इसलिए वो 3 मंथ फॉरवर्ड का बाय कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, किसके साथ? मार्केट के डीलर के साथ एट द रेट $1 इक्वल टू 73.7575। देखो इसका रेट जो मार्केट के डीलर के साथ जो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, उसका रेट यहाँ पे लिया हुआ है। ये कस्टमर के साथ किया है उसका रेट है, और ये जो डीलर के साथ किया है इसका रेट है। ठीक। फिर 7 अप्रैल, 4 अप्रैल और 14 अप्रैल, इन तीनों डेट्स का हमारे को स्पॉट रेट दे रखा है और अप्रैल, मई और जून का फॉरवर्ड रेट दे रखा है। देखो ये जो लिखा रहता है ना स्पॉट स्लैश अप्रैल, इसका मतलब कि ये फॉरवर्ड रेट है अप्रैल का, और अप्रैल के आगे या पीछे की कोई अप्रैल के महीने की डेट नहीं दी हुई है, यानी अप्रैल के महीने का किसी भी दिन आप ले लो ना, उस दिन आपकी फॉरवर्ड रेट ये रहेगी, वो चीज़ ने बता रखा है। तो अप्रैल के पूरे महीने का फॉरवर्ड रेट बता दिया, मई के पूरे महीने का फॉरवर्ड रेट बता दिया, और जून के पूरे महीने का फॉरवर्ड रेट इसने बता दिया, और 3 अलग अलग डेट को बता रहा है, 4 तारीख, 7 तारीख और 14 अप्रैल को। अब कह रहा है कि जो एक्सचेंज मार्जिन है वो 0.1% का है, और जो इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। मतलब इसमें इंटरेस्ट पोर्शन भी होगा कुछ, कहीं ना कहीं हमें देखना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। द रेमिटर मतलब कि जिसको पैसे चाहिए, किसको पैसे जमा कराने हैं? अपनी बेटी के लिए, जेड को, यानी जेड क्या है? हमारा कस्टमर। तो डीलर का कस्टमर कौन हुआ? जेड। तो द रेमिटर ड्यू टू रीशेड्यूलिंग ऑफ द सेमेस्टर हैज़ रिक्वेस्टेड ऑन 14 अप्रैल 2022 for extension of the contract with due date on 14th April 2022। तो अब क्या होता है ना, कई बार स्कूल में जो सेमेस्टर है वो रीशेड्यूल हो जाता है, तो इसका जो सेमेस्टर है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगा, तो इसको पैसे अब 4 तारीख को नहीं चाहिए, अब इसको पैसे जमा कराने 14 अप्रैल को। तो ये सीधा 14 अप्रैल को बोलता है कि आप रीशेड्यूल कर दो, मतलब सॉरी रीशेड्यूल नहीं, मेरा रीशेड्यूल तो सेमेस्टर हुआ है, आप जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड कर दो। अब देखो यहाँ पे एक बात देखो, 4 तारीख को जो है कॉन्ट्रैक्ट वो मैच्योर होना था, 4 तारीख को, 3 दिन ग्रेस के लगा लो, यानी 7 तारीख को जो लास्ट डेट है कॉन्ट्रैक्ट की, यानी 7 तारीख को आकर के वो फॉरेन करेंसी ले सकता है। लेकिन वो आया कब? वो ग्रेस पीरियड खत्म होने के 7 दिन बाद आ रहा है, वो 14 तारीख को आ रहा है। देख रहे हो कितना लेट आ रहा है बंदा, खबर ही नहीं है इसको कुछ। ऐसे भी माँ बाप होते हैं जिनको अपनी पता ही नहीं रहता उनके बच्चे को एडमिशन कब कराना, पैसे का क्या करना, बस सोए रहते हैं। खैर अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है कैंसिलेशन रेट, और ये भी अमाउंट पेबल कुछ लिखा हुआ है, फिर स्वैप लॉस है,
फिर इधर इंटरेस्ट के बारे में बहुत बता रखा है, मतलब ये सारी चीज़ें हमें पता करनी है। तो सबसे पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हम वो ट्रांजैक्शन अपने बुक में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने टी शेप बनाया, एक तरफ कस्टमर लिखा, एक तरफ मार्केट हमने लिखा। कस्टमर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो हम इस वाले कॉलम में लिखते हैं, और जो मार्केट का जो डीलर होता है ना, उससे जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो हम इस वाले कॉलम में हम लिख लेते हैं। तो कस्टमर के साथ तो हमने सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट किया था 3 मंथ फॉरवर्ड सेल का एट द रेट जो भी रेट था लिखा हुआ है, उसी तरीके से मार्केट के साथ भी किया था। अब 4 तारीख को आना था, 3 महीने बाद यानी 4 अप्रैल को कस्टमर को आना था, लेकिन कस्टमर आया नहीं 3 तारीख को, यानी जो ड्यू डेट है ना वो आया नहीं। तो अब हमने तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है मार्केट के साथ, अब हम तो भाग नहीं सकते ना कस्टमर की तरह, तो हमें तो खरीदना पड़ेगा। तो अगर हम खरीदेंगे तो फिर अपने पास फॉरेन करेंसी रख करके करेंगे क्या? जेड का वेट करेंगे कि जेड कब आएगा, कब दर्शन देगा तो हम उसको फॉरेन करेंसी बेचेंगे? नहीं, डीलर कभी भी अपने पास फॉरेन करेंसी नहीं रखता है। तो अगर वो एक हाथ से फॉरेन करेंसी लेता है तो दूसरा हाथ से दे देता है। तो अगर वो यहाँ पे ले रहा है और उसको देना था जेड को, लेकिन जेड है नहीं, तो वो मार्केट में जो डीलर है वो उसको वापस भेज देगा। तो यानी इस रेट पे परचेज करेगा और इस रेट पे वो सेल कर देगा, तो वो स्पॉट सेल करेगा $1 इक्वल टू, अब ये डेट कौन सी है, डेट है 4 अप्रैल को। तो अब ये जो डीलर है वो दूसरे डीलर को सेल कर रहा है फॉरेन करेंसी। तो जब डीलर एक दूसरे डीलर के साथ सेल करता है ना, तो उसमें एक्सचेंज मार्जिन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो ट्रांजैक्शन होता है ना वो इंटर बैंक रेट पे होता है, ठीक है, इसमें एक्सचेंज मार्जिन नहीं होता है। एक्सचेंज मार्जिन तब होता है जब एक डीलर एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, या फिर एक डीलर एक ऐसे डीलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कस्टमर के कहने पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे तो सिंपल एक डीलर है और दूसरा डीलर है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये अपनी जो हमारा जो लोकल डीलर है वो करेंसी बेच रहा है मार्केट वाले डीलर को, क्यों? क्योंकि जेड तो आया नहीं, तो ये तो अपने पास करेंसी रख के करेगा क्या, आज 8 डालेगा नहीं, तो ये बेच रहा है। तो डीलर क्या है, कम से कम रेट में खरीदेगा। अब डीलर यहाँ पे बाय कर रहा है ना, ये सेल कर रहा है तो ये बाय कर रहा है, जो मार्केट का डीलर वो बाय कर रहा है तो कम से कम रेट पे बाय करेगा। तो 4 तारीख को जो स्पॉट रेट है वो कौन सी है, ये 4 तारीख को स्पॉट रेट है। इसमें सबसे कम रेट कौन सी है? सबसे कम रेट है 73.2775 की। तो ये देखो इस रेट पे ये क्या कर रहा है, ये बाय कर रहा है। तो यानी जो लोकल डीलर है वो किस रेट पे सेल करेगा, 73.2775 रेट पे सेल करेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमने लिया करेंसी, वो आया नहीं, तो हमने वापस मार्केट के डीलर को दे दिया। लेकिन 3 दिन का ग्रेस पीरियड है, वो कभी भी आ सकता है 7 तारीख तक। तो हम क्या करेंगे, एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बाय का एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, ताकि अगर वो किसी भी दिन आए तो हम क्या करें, उसके साथ अपने ट्रांजैक्शन को सेटल कर सकें। तो अब सबसे नियरेस्ट ओपन ट्रांजैक्शन जो फॉरवर्ड वाली होगी वो कौन सी होगी, है ना? हम देखो, हम यहाँ पे ना, अब हमें ये नहीं पता है कि वो 5 तारीख को आएगा, 6 तारीख को आएगा या 7 तारीख को आएगा, ठीक है। इतना तो हमें पता है कि हमें एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन किस डेट का करना पड़ेगा ये हमें नहीं पता, इसलिए हम ओपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? ओपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कि अगर हमने मान लो 1 महीने का ओपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो हम 1 महीने में कभी भी खरीद सकते हैं। अगर हमने बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया तो हम कभी भी खरीद सकते हैं, उसको डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। इस तरीके से अगर हमने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है सेल का, वो भी ओपन वाला, तो हम किसी भी दिन उस महीने के अंदर 1 महीने के अंदर किसी भी दिन सेल कर सकते हैं, उसे डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। तो कस्टमर किसी भी दिन आ सकता है इन 3 दिनों का ग्रेस पीरियड में, इसलिए हम फॉरवर्ड ओपन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बाय का, कि वो आएगा मांगने तो हम बाय करके उसको दे देंगे। तो नियरेस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? तो 4 तारीख को जो नियरेस्ट फॉरवर्ड होगा कौन सा होगा? 1 महीना तो होगा नहीं, 5 तारीख हो सकता है। 1 महीना का लेकर के करेंगे भी क्या? ग्रेस पीरियड तो 5, 6, 7 तारीख की है, तो 1 महीने को लेकर के करेंगे भी क्या? तो नियरेस्ट कौन सा हुआ? 5। अब 5 का रेट तो दे नहीं रखा, लेकिन ये जरूर बोल रखा है 4 अप्रैल को, कि 4 अप्रैल को बोल रखा है कि अप्रैल के बाकी जितने भी दिन बचे ना उन सब का फॉरवर्ड रेट हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। ये देखो इसने यहाँ पे दे रखा है, बोल रखा है ना, फॉरवर्ड रेट अप्रैल का, ओपन फॉरवर्ड रेट अप्रैल का दे रखा है। डेट नहीं दे रखी है, मतलब अप्रैल के हर दिन पर एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट 4 अप्रैल, 7 अप्रैल और 14 अप्रैल को, ठीक है। नहीं, ये 7 अप्रैल को भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 4 तारीख को हमें थोड़ी ना पता है 7 तारीख का क्या स्पॉट रेट है या 14 अप्रैल का क्या स्पॉट रेट है। तो ये 4 तारीख को छोड़ के हर स्पॉट रेट पे
हर डेट पे ये रेट अप्लीकेबल होगा। उसी तरीके से ये 7 अप्रैल को छोड़ करके 4 अप्रैल, 14 अप्रैल, जितना भी 25 अप्रैल बोल लो, हर डेट पे ये वाला फॉरवर्ड रेट अप्लीकेबल होगा। उसी तरीके से इसका 14 अप्रैल को छोड़ करके हर डेट पे ये रेट अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो चलो हम कर लिया हमने। ये 5, 6, 7 कोई भी आएगा आपको रेट ये लगेगा। तो ये रहा फॉरवर्ड, हमने कॉन्टैक्ट किया है। तो हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं बाय का, तो मतलब डीलर से अब अगर हम बाय का कॉन्टैक्ट करेंगे, एक डीलर दूसरे डीलर से बाय का कॉन्टैक्ट करेगा तो एक्सचेंज मार्जिन तो नहीं लगेगा, लेकिन डीलर तो अपनी हरकत छोड़ेगा नहीं। ये क्या करेगा, ये सेल कर, अगर ये अपना लोकल डीलर बाय करेगा तो ये सेल करेगा। अब ये सेल करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे सेल करेगा। तो ये इसमें से ज़्यादा रेट कौन सा हुआ, बड़ा रेट कौन सा हुआ, ये रहा 73.4275। तो ये 73.4275 पे ये सेल करेगा, मतलब इसका बाइंग का रेट क्या होगा 73.4275 का। अब 5 तारीख बीत गई, 6 तारीख बीत गई, अब आ गई 7 तारीख। 7 तारीख को भी बंदा नहीं आया तो हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब 7 तारीख को बंदा नहीं आया नहीं तो हम कैंसिल कर देंगे, तो कैंसलेशन कर देंगे। कैंसलेशन कैसे करेंगे, जो बाय जो हमने इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को जो ओपन कर रखा है, नियरेस्ट फॉरवर्ड ओपन बाय कॉन्ट्रैक्ट को, कस्टमर के चक्कर में कस्टमर आया नहीं तो इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो बाय का कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट, तो हम सेल कर देंगे उसको, क्योंकि अब हमने सोचा था 5, 6, 7 को जेट आ ही जाएगा तो उसको सेल कर देंगे, बट वो आए नहीं तो हमें मार्केट में वापस से डीलर को सेल करना पड़ेगा। क्यों, ठीक है, तो हम सेल कर देंगे। तो सेल करेंगे तो ये कौन सी डेट को हम सेल कर रहे हैं, 7 अप्रैल को हम सेल कर रहे हैं, क्योंकि 7 अप्रैल ग्रेस पीरियड का आखिरी दिन था। तो उसी दिन हम कैंसिलेशन कर रहे हैं। तो 7 को अगर हम सेल कर रहे हैं तो उस दिन स्पॉट रेट ये है, और अगर हम सेल कर रहे हैं तो ये बाय कर रहे हैं, यानी मार्केट का डीलर बाय कर रहा है। मार्केट का डीलर बाय कितने, कौन से रेट पे करेगा, कम से कम रेट पे करेगा। तो कम से कम रेट कौन सा है, 73.1575। तो 73.1575 पे करेगा। लेकिन कैंसलेशन के केस में क्या होता है ना, कैंसलेशन के केस में जो अपना डीलर होता है वो एज अ कस्टमर एक्ट करता है। वो मैं बात आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कई बार मैंने रिपीट करी है, अपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैंने बताया। जो कैंसलेशन होता है, कैंसलेशन में जो अपना जो लोकल डीलर होता है ना, एज ए कस्टमर एक्ट करता है। तो अब देखो कैंसलेशन के समय पे जो डीलर के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ये कस्टमर और एक्चुअल में ये कस्टमर और डीलर के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा था। तो ये एक्सचेंज मार्जिन भी ये चार्ज करेगा। तो देखो इसने एक्सचेंज मार्जिन चार्ज किया है, तो एक्सचेंज मार्जिन चार्ज किया तो क्या ये लेस करेगा, कि लेस करेगा ना, क्योंकि कम से कम रेट लेने की कोशिश करेगा मार्केट का डीलर। तो यहाँ पे लेस का साइन आएगा, ये लेस करने की कोशिश करेगा, तो ये रेट आएगा फाइनल रेट। तो फाइनल रेट को हम राउंड ऑफ कर देंगे, है ना, ये हमने यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया है। 0.0025 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है हमें, और डेसिमल प्लेसेस 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें लेनी है। तो हमने ली तो 4 ही, अब हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो नियरेस्ट 0.0025 कौन सा हुआ, 843 का 850। अब ये कस्टमर आता है 7 दिन बाद, सीधा 14 अप्रैल को। अब कहता है कि ना अपना कॉन्ट्रैक्ट ना, कहता है कि एक्सटेंड कर दो, 14 जून का कर दो, कॉन्ट्रैक्ट 14 जून के लिए कर दो। तो अब एक्सटेंशन में क्या होता है, एक्सटेंशन में सबसे पहले हम कैंसिल करते हैं, उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो रखा है, तो अब हम क्या करेगा, हम सीधा इसको नया कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा देंगे। तो 2 मंथ फॉरवर्ड का एक नया कॉन्ट्रैक्ट इसको पकड़ा देंगे। अब यहाँ पे कस्टमर, अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है कस्टमर और लोकल डीलर, यानी डीलर एक तरीके से मान लो डीलर और कस्टमर के बीच में हो रही है। भले ये डीलर लोकल है तो क्या हुआ है, तो डीलर ना, तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेचने की कोशिश करेगा, और इसको अपने अमाउंट को, मिलने वाले अमाउंट को और बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ये एक्सचेंज मार्जिन भी उसमें प्लस कर देगा। तो देखो इस दिन जो 14 अप्रैल को जो 2 मंथ फॉरवर्ड की जो रेट है वो कौन सी है, वो है 7, ये रेट है। इसमें बड़ी रेट कौन सी है, ये वाली बड़ी रेट है। इसमें एक्सचेंज मार्जिन ये इसने और प्लस कर दिया है ना, 0.10 का, तो बड़ी की रेट ये। फिर इसको क्या कर लेगा, ये राउंड ऑफ कर लेगा। मैंने राउंड ऑफ किया नहीं है, आप लोग राउंड ऑफ कर लेना, ठीक है। अब देखो ये हमसे क्या क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कैंसिलेशन रेट। तो कैंसिलेशन रेट तो हमने कौन सा ट्रांजैक्शन किया था कैंसिल करने के लिए, ये वाला ट्रांजैक्शन किया था हमने। इसका रेट क्या था, इसका रेट था 73.0850। ये देखो ये रहा ना 73.0850। फिर ये अमाउंट पेबल क्या लिखा है हमें पता नहीं है, बट मैं बता देता हूँ आपको। ये ना आपसे क्या पूछ रही है, आपसे एक्सचेंज, ये कैंसिलेशन का पूछ रहा है, कैंसिलेशन गेन या लॉस पूछ रहा है आपसे, कि $1,00,000 के ऊपर कैंसिलेशन गेन या लॉस कितना हुआ, वो वाली अमाउंट पूछ रही है। तो कैंसिलेशन गेन या लॉस पूछ रहा है, तो हमें तो पता है कैंसिलेशन गेन या लॉस, इतने पे सेल करना था,
भाई तुम आए नहीं यार, आखिर में मुझे इतने पे सेल करना पड़ा, तो मुझे तो कम रेट पे सेल करना पड़ा, मुझे तो घाटा हुआ। वही बात है, इतने पे सेल करना था, इतने पे सेल करना पड़ा, तुम्हारे चक्कर में मेरे को इतना का घाटा हो गया, तो कैंसिलेशन हमारा लॉस निकल के आया, जिसे कि कस्टमर को पे करना पड़ेगा। फिर हम स्वैप लॉस को देख लेते हैं। स्वैप लॉस क्या होता है? स्वैप लॉस होता है जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस होने वाली थी उनके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन हुई, अगर और कोई ट्रांजैक्शन हुई है एक्सेप्ट कैंसिलेशन वाली ट्रांजैक्शन, तो जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन होने वाली थी उनके अलावा अगर और कोई ट्रांजैक्शन हुई है एक्सेप्ट कैंसिलेशन ट्रांजैक्शन, तो उन दोनों ट्रांजैक्शन में जो डिफरेंस होगा ना उनके रेट्स में, उसे हम स्वैप गेन या लॉस कहेंगे। तो देखो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन में तो ये दोनों ट्रांजैक्शन तो इंक्लूड होंगी ही होंगी, प्लस अगर ये अप्रोच कर देता तो हम इसको सेल कर देते, वो भी ओरिजिनल में होती, बट ये ओरिजिनल नहीं था किसी भी तरीके से। देखो ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो इसको तो लेकर की मत चलो, ये तो बिल्कुल अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ओरिजिनल में ये शामिल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें कैंसिलेशन को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि स्वैप में हम कैंसिलेशन को काउंट करते ही नहीं हैं, ठीक है। यानी ये दो ट्रांजैक्शन हुई। अब इन दो ट्रांजैक्शन में का जो रेट का जो डिफरेंस होगा ना उससे हम स्वैप एक गेन या लॉस निकालेंगे। तो देखो सेल हमने करी है इस रेट पे और परचेज हमने करी है इस रेट पे, यानी परचेज का रेट ज़्यादा है सेल का कम है, तो हमें लॉस हो रहा है ना। ये देखो बाय इतने में कर रहा है, सेल इतने में कर रहा है, तो हमें लॉस हो रहा है $1 पे, तो $1 पे इतने का लॉस हो रहा है, तो $1,00,000 पे कितने का लॉस होगा, तो इंटू $1,00,000 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15,000, यानी 15,000 का अपने को स्वैप लॉस हो रहा है, ठीक है। अब इंटरेस्ट वाला सबसे आखिर में निकालेंगे। अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट पूछ रहा है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट रेट ये होगा 74.1266, क्योंकि 4 डेसिमल प्लेसेस लेने थे और मैंने उधर 5 लिख रखा है, तो आप लिखो 74.1266, इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा। अब हम इंटरेस्ट वाला निकाल लेते हैं। अब अगर इंटरेस्ट वाले में देखा जाए तो यहाँ पे ग्रेस पीरियड का भी यूज़ हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था जब भी ग्रेस पीरियड का यूज़ होता है तो मैं जो एक्चुअल जो मैं मानता हूँ ना ड्यू डेट, वो मैं ग्रेस पीरियड वाले जो ग्रेस पीरियड का जो आखिरी दिन होता है ना उसको मैं ड्यू डेट मानता हूँ। और मैं इंटरेस्ट किस तरीके से निकालता हूँ कि जो एक्चुअल ड्यू डेट है, मतलब कि जो ग्रेस पीरियड का जो लास्ट दिन है उसके अलावा अगर और कोई ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें कि कैश इन्वॉल्व है तो हम उसमें से इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो देखो ये कैंसिलेशन वाली डेट कौन सी है? कैंसिलेशन वाली डेट है हमारी एक्चुअल ड्यू डेट, जिस दिन हमारी जो ग्रेस डेज है ना वो ख़त्म हो रहे हैं। तो इस दिन के अलावा किसी और दिन कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें कि कैश इन्वॉल्व है, तो इस दिन तो ऐसा कुछ नहीं है, इस दिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यहाँ पे भी फॉरवर्ड का हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया, हाँ यहाँ पे सेल हुआ है, यहाँ पे इस वाले ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है। ये ट्रांजैक्शन हुई कब है? ये ट्रांजैक्शन हमने करी है 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को एक ट्रांजैक्शन हुई है, स्पॉट सेल हुआ है। लेकिन एक और ट्रांजैक्शन हुई है 4 अप्रैल को, क्यों? क्योंकि अगर हमने बाय भी तो किया ना 4 अप्रैल को, कस्टमर तो नहीं आया कस्टमर तो नहीं आया खरीदने के लिए, लेकिन हमें तो बाय करना पड़ा ना मार्केट से, तो हमने उसको कैश दिया होगा और हमने स्पॉट सेल किया उस दिन। तो स्पॉट सेल तो आपको दिख रहा है लेकिन वो बाय वाला आपको दिख नहीं रहा, लेकिन हमने 4 तारीख को बाय भी किया है इससे मार्केट वाला डीलर से हमने बाय किया, फिर उसको वापस हमने बेच दिया है मार्केट को। तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो इस रेट पे मैंने बाय किया, इस रेट पे मैंने सेल कर दिया, यानी ये मेरा रेट का डिफरेंस था $1 पे। तो $1,00,000 पे कितना का डिफरेंस हुआ? $1,00,000 पे इतना अमाउंट निकलता है। अब इंटरेस्ट की रेट 12% की बता रखी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट की रेट 12% की बता रखी है, तो ये ड्यू डेट से कितना, ये डेट है जिस डेट पे ये ट्रांजेक्शन्स हो रही है, कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो हो रहा है, और जो एक्चुअल ड्यू डेट है मतलब कि 7 तारीख, इन दोनों के बीच में कितना क्या गैप है? तो ये 7 तारीख है, और जो कैश का आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है वो वाली जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो हो रही है 4 तारीख को, यानी 3 दिन का गैप है, यानी 3 दिन का इंटरेस्ट निकालना होगा। तो यानी इस तरीके से 48,000 इंटू 12% इंटू 3/360 डेज। देखो 360 डेज है ना इन ईयर, 365 लिखा हुआ है तो इसको 365 माना, इसको सॉल्व कर लेना आपका आंसर 47 आ जाएगा, यानी इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? इंटरेस्ट का अमाउंट 47 का है। अब आपसे पूछा है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में क्या आएगा? देखो कैंसिलेशन चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे कस्टमर को,
कस्टमर को स्वैप लॉस भी पे करना पड़ेगा क्योंकि ये सब उसी चक्कर में होगा, और उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा क्योंकि अपने को इंटरेस्ट का भी लॉस हुआ है, अपने को स्वैप में भी लॉस हुआ है, अपने को कैंसलेशन में भी लॉस हुआ है, अपने को इंटरेस्ट में भी लॉस हुआ है। तो सारा अमाउंट जो टोटल कॉस्ट है ये कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, 94,297 का। ठीक है, कोई भी दिक्कत है को कमेंट बॉक्स में डाल देना अपना क्वेश्चन, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा।